श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी केराका जौनपुर कक्षा 10 विषय जीव विज्ञान पाठ है लेसन जो है श्वसन में आपका हार्दिक स्वागत है ऑनलाइन कक्षा में। उसके बाद हम कल यहाँ तक जो है कि पादपों में श्वसन के बारे में कल बताए थे कि यहाँ कल से आपको पढ़ाएंगे। ये आपका दूसरा लेसन जो प्रक्रम दूसरा है श्वसन, जिसमें से आपको पढ़ना है पादपों में श्वसन। पादपों में मतलब किस प्रकार से श्वसन की क्रिया प्रारंभ होती है। जैसे हम लोग जीव जंतु पेड़ पौधे मतलब सांस लेते हैं, तो उसी प्रकार पादपों मतलब पेड़ पौधे किस प्रकार से सांस लेने की प्रक्रिया अपनाते हैं। पादपों में श्वसन दिन रात होता रहता है और इसके अंतर्गत वे ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते रहते हैं। जैसे हम लोग जीव जंतु हैं, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने की प्रक्रिया करते हैं। ठीक उसी प्रकार पादपों में भी श्वसन के दौरान सांस लेने के समय वे भी रात दिन जो है सांस लेने की प्रक्रिया अपनाते हैं और श्वसन में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने की। इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ पौधों के नीचे सोना नहीं चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ये सब जीव जंतु और पेड़ पौधे जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ये वायुमंडल में चली जाती है। जो जब पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, इन्हीं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके पेड़ पौधे जो है भोजन बनाते हैं। उसके बदले में वातावरण में क्या छोड़ते भेजते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जिससे संपूर्ण जीवन इन्हीं पेड़ पौधों के माध्यम से चलता है। वही है, पादपों में श्वसन दिन रात होता रहता है। इसके अंतर्गत वे ऑक्सीजन ग्रहण करके और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। पादपों में प्राणियों की भांति मतलब की तरह से आदान प्रदान के लिए विशिष्ट अंग नहीं होती, फिर भी इनके भी पादपों में सांस लेने की प्रक्रियाएं भी अलग ढंग की होती तो ही है। लेकिन जैसे हम लोग हैं, विशेष प्रकार के हमारे शरीर में अंग तंत्र सिस्टम बैठे होते हैं, लेकिन इनके शरीर में नहीं होते हैं। लेकिन इनकी सांस लेने की प्रक्रिया कोई दूसरी प्रकार की होती है। पादपों में श्वसन होता है जड़ के माध्यम से, तना के माध्यम से। जड़ सभी लोग जानते हैं, जैसा जड़ जमीन के अंदर होते हैं, और तना जिसे हम वातरंध्र कहते हैं, तना जो जमीन के ऊपर भाग होता है उसे हम तना बोलते हैं। तो तने में वातरंध्र होते हैं। पत्ती में भी छिद्र होते, पत्ती के दोनों तरफ ऊपरी और नीचे दोनों सतह पे पत्ती में छिद्र पाए जाते हैं, जिनके द्वारा श्वसन की क्रिया प्रारंभ होती है। और इन्हीं रंध्रों के द्वारा पत्ती में जो रंध्र छिद्र होते हैं, इन्हीं के माध्यम से पेड़ पौधे क्या सांस लेने की प्रक्रिया करते हैं, यानी वाष्पोत्सर्जन। मतलब पेड़ पौधे जो है जल की वाष्प को वातावरण में छोड़ने का काम करते हैं। पेड़ पौधे चाहे जितना जल ग्रहण करें, अपनी जैविक प्रक्रियाओं को चलाने के लिए जितने जल का प्रयोग करते हैं, जो जल बचता है वातावरण में इन्हीं रंध्र छिद्रों के माध्यम से उन्हें वातावरण में छोड़ देते हैं। उसके बाद है पहला नंबर, जिसमें से पहला नंबर हेडिंग है जड़ों द्वारा गैसीय विनिमय। जड़ के माध्यम से गैस विनिमय आदान प्रदान यानी लेने देने की प्रक्रिया किस प्रकार से करते हैं। मृदा कणों में के बीच उपस्थित मूल रोमों में विसरित प्रक्रिया द्वारा गैसों का विनिमय होता है। मृदा कणों के बीच, मृदा मतलब मिट्टी, मृदा कणों के बीच उपस्थित मूल रोमों में, जो रोएं या पेड़ पौधे के जड़ें जो होती हैं, विसरण प्रक्रिया द्वारा गैसों का विनिमय होता है। ऑक्सीजन मूल रोमों में विसरित होते हुए इन्हीं मूल रोमों में ऑक्सीजन वहाँ जड़ों तक जो भी ऑक्सीजन की प्रक्रिया होती रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना गैसों होते हुए कोशिकाओं में पहुँच जाती है। इसी तरह से जड़ के माध्यम से होते होते संपूर्ण शरीर में पहुँच जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर मृदा में मिल जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, मृदा में, मिट्टी में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। विसरण की दिशा पर्यावरणीय अवस्थाओं तथा पौधों की आवश्यकता पर निर्भर करता है। यह किस प्रकार से जड़ के माध्यम से सांस लेने की प्रक्रिया अपनाते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर हेडिंग है तने द्वारा गैसीय विनिमय। तने के माध्यम से
अभी पढ़े तने मतलब वात रंध्र, उसमें भी तने में जगह जगह रंध्र छिद्र होते हैं जिनके माध्यम से सांस लेने की प्रक्रिया करती है, श्वसन लेने की प्रक्रिया करते हैं। काष्ठीय पादपों में गैसीय विनिमय तने द्वारा होता है। काष्ठीय मतलब बड़े बड़े उच्च पेड़ पौधे जो होते हैं, बहुत मजबूत तने वाले पेड़ पौधे होते हैं। तो यह काष्ठीय पादपों में गैसीय विनिमय तने पर उपस्थित छोटे छोटे रंध्रों छिद्रों या स्टोमेटा के माध्यम से होता है, जिन्हें वातरंध्र कहते हैं। यह वातरंध्र तने में उपस्थित होते हैं रंध्रों द्वारा। और जबकि शाकीय पौधों में तने पर उपस्थित, शाकीय मतलब छोटे मोटे जो पेड़ पौधे हैं, जैसे साग सब्जी से संबंधित पौधे, छोटे जो पौधे हैं, जबकि वही है, जबकि शाकीय पादपों में तने पर उपस्थित रंध्रों द्वारा श्वसन की प्रक्रिया होती है, जो छोटे मोटे हमारे पेड़ पौधे हैं। उसके बाद है जंतुओं में श्वसन। कुछ जंतुओं जैसे निम्न वर्ग में श्वसन त्वचा के माध्यम से होता है। कुछ जंतु हैं हमारे, उनके बाद फेफड़े या लंग्स या विशेष विशिष्ट प्रकार के अंग उनके शरीर में नहीं पाए जाते हैं, ये त्वचा के माध्यम से सांस लेने की प्रक्रिया अपनाते हैं, जैसे फेफड़े। उसके बाद अगला है उच्च वर्ग। उच्च वर्ग में श्वसन के लिए विशिष्ट अंग फेफड़े क्लोम होते हैं, जैसे हम लोग हैं वैसे मछली भी है, क्लोम के माध्यम से गिल दरार उनके होते हैं, मुंह के बगल में गिल दरार होते हैं जिसके माध्यम से श्वसन की प्रक्रिया अपनाते हैं। उसमें मछलियों में यह प्रक्रिया होती है कि मछलियां जो है कि जल को, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेने में हमेशा ऑक्सीजन को ग्रहण करते रहते हैं, लेकिन मछलियां क्या करती हैं, जल्दी जल्दी जल को, पानी को ग्रहण करती हैं। ग्रहण करने पर उसमें से ऑक्सीजन जो जल में घुले हुए अवस्था में होते हैं, उन ऑक्सीजन को ले लेते हैं और जल को गिल दरार के माध्यम से तुरंत बाहर निकाल लेते हैं। तो वही है, उच्च वर्ग में श्वसन के लिए विशिष्ट अंग फेफड़े क्लोम आदि होते हैं। वे अंग जो विभिन्न जीवों में श्वसन में सहायक होते हैं। वे अंग जो विभिन्न जीवों में श्वसन में सहायक होते हैं श्वसनांग कहलाते हैं, सांस लेने की प्रक्रिया अपनाते हैं। फिर आगे आता है आपका अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, इसका मुख्य कार्य विधि लिखिए। यह एक जटिल प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन, जबकि रुधिर में ही पाया जाता है। तो यह एक जटिल प्रोटीन है। इसका निर्माण लौह युक्त वर्णक हीम तथा ग्लोबिन प्रोटीन से होता है। इसका निर्माण लौह युक्त लोहे जैसे पदार्थ के कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, जैसे साग सब्जी में पदार्थ खाते हैं, लौह युक्त हमें पदार्थ प्राप्त होते हैं जिसके माध्यम से ब्लड रुधिर बनते हैं। तो ही कह रहा है लौह युक्त वर्णक हीम तथा ग्लोबिन प्रोटीन से होता है। सभी कशेरुकीय प्राणियों में यह लाल रुद्राणु RBCS में पाया जाता है। इसमें कह रहा सभी कशेरुकी प्राणियों में यानी हड्डी वाले प्राणियों में यह लाल रुधिराणुओं में, लाल रेड ब्लड कार्पस जिसको RBCS कहते हैं, लाल रुधिर कणिकाएँ में पाया जाता है। केचुए तथा अकशेरुकी, केचुए अकशेरुकी यानी बिना हड्डी वाले अकशेरुकी प्राणियों में यह रुधिर प्लाज्मा में घुला होता है। रुधिर होता है लेकिन सफ़ेद क्वालिटी का लगभग होता है, यह प्लाज्मा में घुला हुआ होता है। प्लाज्मा भी रुधिर का एक भाग हिस्सा होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलकर के अस्थायी यौगिक बनाता है जिसे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। उसके बाद है अगला प्रश्न, श्वसन तथा श्वासोच्छ्वास में अंतर। श्वसन तथा श्वासोच्छ्वास में अंतर। श्वसन यह क्रिया कोशिकाओं के अंदर होती है। यह क्रिया शरीर के अंदर जो कोशिकाएं होती ठीक उसके अंदर होता है। उसके बाद श्वासोच्छ्वास में क्या कह रहा है, यह क्रिया कोशिकाओं के बाहर होती है। यह क्रिया केवल फेफड़े तक ही सीमित होती है। यह क्रिया कोशिकाओं के बाहर श्वसनांगों जो हमारे सांस लेने वाले अंग हैं बस उन्हीं के माध्यम से होता है। अगला नंबर है श्वसन
इस क्रिया में एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। इस क्रिया में कुछ एंजाइम्स, विकर एंजाइम्स की आवश्यकता होती है, लेकिन श्वासोच्छ्वास में वही नंबर दूसरा है, इसमें एंजाइम्स की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद श्वसन में तीसरा नंबर है, इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती। किसमें? सांस लेने में। जैसे सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करने के दौरान भोजन हमारे क्या होती है? भोजन का पाचन होता है, जलते हैं, पचते हैं, पचने की प्रक्रिया होती है। वही कह रहा है इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है, लेकिन श्वासोच्छ्वास में क्या है? इसमें ऊर्जा नहीं उत्पन्न होती है। इसमें कोई ऊर्जा उत्पन्न, केवल फेफड़े से संबंधित श्वसनांगों से संबंधित होते हैं, इसमें ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। इस क्रिया में बाह्य, अगला नंबर है श्वसन में, इस क्रिया में बाह्य श्वसनांगों की आवश्यकता तो हो भी सकती है और नहीं भी कह रहा है। इस क्रिया में बाह्य श्वसनांग, बाह्य मतलब बाहरी, जो फेफड़े से संबंधित बाह्य श्वसनांगों की आवश्यकता हो भी सकती है और कह रहा नहीं भी हो सकती, दोनों चीज़ें मौजूद है इसमें। वही है अगला, उसी में है श्वासोच्छ्वास में चौथा ही नंबर है, इसमें बाह्य श्वसनांगों की आवश्यकता होती है। इसमें बाह्य मतलब बाहरी, जो वातावरण से संबंधित फेफड़े लंग्स हैं, इसमें श्वसनांगों की आवश्यकता होती है। उसके बाद कुछ इसमें बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, जो है बहुविकल्पी प्रश्न में पहला नंबर है ऊर्जा की मुद्रा है। हम अगले दिन पढ़ चुके हैं, एक आ रहा है ऊर्जा की मुद्रा है। जैसे पहला ऑप्शन है ए है DNA, दूसरा नंबर है RNA, तीसरा नंबर है ATP, चौथा नंबर है क्लोरोफिल। जिसमें से ऊर्जा की मुद्रा है ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है। उसके बाद कल भी हमने प्रश्न उसी में पढ़े थे, जो लेसन पढ़े थे उसमें भी अभी चीज़ था, आज भी वही चीज़ पढ़े। रंध्र का संबंध होता है, रंध्र मतलब छिद्र, जो पत्तियों में दोनों सतहों पर पाए जाते हैं, जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को अपनाते हैं, तो ये रंध्र का संबंध होता है। पहला नंबर है परासरण से, विसरण से, उसके बाद सी वाला है वाष्पोत्सर्जन से, चौथा नंबर है इनमें से कोई नहीं, जबकि इसमें से रंध्र का संबंध होता है वाष्पोत्सर्जन से। वाष्पोत्सर्जन मतलब पेड़ पौधे, यानी पौधे में पत्तियां जो होती हैं, ये जल को पत्ती के माध्यम से वातावरण में, भाप के माध्यम से वातावरण में छोड़ देते हैं, वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन। उसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न है मनुष्य के शरीर में फेफड़ों की कुल संख्या कितनी होती है। इसमें ऑप्शन है पहला 1 है, दूसरा है 2 है, तीसरा है 4 है, चौथा है अनेक, जिसमें से सभी लोग जानते भी हैं, इसमें भी दिया है फेफड़ों की संख्या होती है 2। उसके बाद चौथा नंबर प्रश्न है श्वास नली की लंबाई कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, दूसरा है 15 सेंटीमीटर, तीसरा है 10 से 12 सेंटीमीटर और चौथा नंबर है 20 से 30 सेंटीमीटर। श्वास नली की लंबाई जो है 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। श्वास नली के यहाँ से लेकर के गले से लेकर के फेफड़े तक पहुँचने मुख्य द्वार से जो है कि 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है। उसके बाद अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब पहला ऑप्शन है उत्सर्जन में, दूसरा ऑप्शन है श्वसन में, तीसरा ऑप्शन है पाचन में, चौथा है वृद्धि में। किस में है? श्वसन में। हीमोग्लोबिन श्वसन से संबंधित है। श्वसन सांस लेने की प्रक्रियाओं में ऑक्सीजन जब हम ग्रहण करते हैं तो यह रुधिर में मिल जाता है, रुधिर से मिल करके यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब रुधिर में मिल जाता है तब जो है आगे चल करके जो है ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं और ऊतकों द्वारा जो है ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया जाता है। तो इसमें से आपका ऑप्शन होगा श्वसन। उसके बाद लास्ट प्रश्न है छठा नंबर है मनुष्य की श्वास नली की दीवारों में होती है। प्रश्न है मनुष्य की श्वास नली की दीवारों में होती है। इसमें कह रहा है उपास्थि।
अस्थि, हड्डी तो जानते हैं शरीर के अंदर होते हैं, लेकिन हमारे कुछ शरीर में जगह जगह उपास्थि होते हैं। जैसे नाक है, यहाँ कुछ दूर तक हड्डी नहीं है, ये उपास्थि है। कान है, कुछ गले के अंदर है, कुछ शरीर के जगह जगह अंदर होते हैं, उपास्थि लगे होते हैं। उनमें हड्डी नहीं होती है, लेकिन हड्डी की तरह से मजबूत भी होते हैं। जैसे नाक है, कान है, कुछ गले के अंदर है, जगह जगह ये उपास्थि होते हैं। इनको उपास्थि कहा जाता है। हड्डी तो सभी लोग जानते हैं, अस्थि कंकाल, स्केलेटन जो शरीर के अंदर ढांचा बना हुआ हो हड्डी का, तो मनुष्य की श्वास नली की दीवार में होती है। ए वाला है सी आकार की उपास्थि, बी वाला है ओ आकार की उपास्थि, अगला है सी वाला है सी आकार की अस्थि मतलब हड्डी, अगला है डी है उपास्थि नहीं होती, जिसमें से ऑप्शन का आपका ए सही है, सी आकार की उपास्थि होती है। कहाँ पे? मनुष्य की श्वास नली की दीवार में, सांस जहाँ से लेते हैं जो गले में, यहाँ पे सी आकार की उपास्थि होती है। इसमें से श्वसन वाला लेसन आपका समाप्त होता है। उसके बाद अब अगले दिन आपका आएगा जो है जय प्रक्रम तीसरा।